Hello everyone, welcome to RPSC Study Hub. Today we are going to discuss about blood and its functions and what is plasma therapy. Why Indian government dropped plasma therapy in COVID-19 treatment. तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे. तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. First of all, we learned about blood formation. What is blood? Blood is a compound tissue. Okay, ठीक है, जिसमें क्या होती है, सेल्स जो होती है वो मैट्रिक्स के रूप में क्या होती है, बिल्कुल एक दूसरे से जॉइंट रहती है. और साथ ही ब्लड का कंपोजिशन जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है. एक है प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज आरबीसी, ओके, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. यानी फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है प्लाज्मा एंड एक होता है सेल एरिया. जो प्लाज्मा है वो लगभग होता है हमारा 54.3%, लगभग 55% के लगभग हम मानते हैं. ओके, एंड जो हमारा सेल एरिया होता है वो हमारा होता है 45%. टोटली 45% हमारा होता है सेल एरिया. तो सेल एरिया जो होता है उसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड एक होती है प्लेटलेट्स. तो ये 3 होता है. अब जो हमारा सेल एरिया है उसमें भी आरबीसी जो होती है वो लगभग हमारी 45% से कुछ कम होती है, 44 पॉइंट समथिंग कुछ होती है. ओके, और ये क्या काम करती है, आरबीसी जो क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है उसको ले जाने का काम करती है. ऑक्सीजन को मूवमेंट का कार्य करती है. CO2 जो होता है उसको भी मूवमेंट का कार्य करती है. और आरबीसी में जो एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसी में हम A B पॉजिटिव ये सब हम इसी में आरबीसी में पाए जाते हैं. डब्ल्यूबीसी जो होती है वो जो इसका जो मेजरमेंट है वो लगभग यानी इसके जो कंटेंट है ये कितना पाया जाता है ब्लड में, 0.7% पाया जाता है. और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, एक तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बनाती है. कोई भी चीज़ से हमें एलर्जी होती है वो है, प्लस में एंटीबॉडीज़ जो है इन सभी का निर्माण जो है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है. प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट्स जो ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, ठीक है, उसका जो लेवल जो होती है, यानी ब्लड की क्लोटिंग जो है उसका लेवल जो मेंटेन रखती है, कि जो रक्त का जो थक्का है उसको बनाने में हेल्पफुल होती है. कौन सी वाली, प्लेटलेट्स. ये थ्रोम्बोसाइट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. जबकि जो हमारी आरबीसी जो है इनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. और जो कि श्वेत रक्ताणु जो उनको बोलते हैं हम, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. इस तरह से होती है. जबकि जो आरबीसी जो होती है हमारी वो लगभग 4.5 से 5 मिलियन तक होती है. जबकि डब्ल्यूबीसी जो होती है किसी भी एक व्यक्ति में 6,000 से लेकर 90,000 के लगभग क्यूबिक मीटर के समथिंग कुछ होती है. ओके, डब्ल्यूबीसी में कोई कलर नहीं होता है, जबकि आरबीसी रेड कलर की होती है. प्लेटलेट्स जो होती है वो एक इंसान में 2 से लेकर 4 लाख यानी 2 से लेकर 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में पाई जाती है ये. अब हमारी जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, ओके, तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं. एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है एग्रेनोसाइट्स. ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, अलग अलग टाइप की ये होती है. इन सभी में होता है. अब हम प्लाज्मा को एक बार वापस से देखते हैं क्या है प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होता है एक लिक्विड येलोइश कलर का एक क्या होता है, प्रोटीन होता है. ओके, और इसमें जो होता है लगभग 92% जो होता है वो क्या होता है, वाटर का मिला हुआ होता है. ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ में ये भी हेल्पफुल होता है. एंटीबॉडीज़ जो है जब बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, ठीक है, जब हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन जाती है तो फिर वो प्लाज्मा में जाके क्या होती है, कंटेन होती है. एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को ये क्या करता है, कंटेन करता है. इसके अलावा एंटीबॉडीज़ और जो प्रोटीन्स, ठीक है, जहाँ जहाँ नीड होती है, ठीक है, वहाँ वहाँ ये क्या करता है, पहुँचाने का वर्क भी इसका हो जाता है प्लाज्मा का. ओके, अब ये हम देखते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर मान लो कि ब्लड क्लोटिंग हो गई है तो वो भी हम जानते हैं खतरनाक है, और ज़रूरत से कम हो गया ब्लड तो वो भी खतरनाक होता है. तो ये भी क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो हमारी प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में लगभग हम देखते हैं कि प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक यानी कार्बो जो है सब पाए जाते हैं. और ये हल्का सा क्या होता है, लसलसा सा, चिपचिपा सा क्या होता है, एक लिक्विड होता है. लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है. और आरबीसी जो होती है उसमें भी क्या होता है, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, A और B.
ठीक है। उसी से हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन जो है उसी को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कौन सा हीमोग्लोबिन में उसका ए और बी कौन कौन सा प्रोटीन उसमें है। ठीक है। अब जो लिम्फोसाइट्स होती है हमारी, लिम्फोसाइट्स बोले तो लिम्फोसाइट्स जो है WBC का एक पार्ट होता है। तो जो लिम्फोसाइट्स होती है वो कलरलेस होती है, एक लिक्विड होती है, ना इनमें RBC होती है ना ये प्लेटलेट्स होती है। ठीक है। और ये क्या करती है, हमारी जो भी हमारा कोई भी अगर पेंथागोन्स है हमारे पे अटैक करता है, हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो उनसे क्या करती है, हमें बचाने में क्या होती है, ये हेल्पफुल होती है। और हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत करने में भी WBC का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आगे हम चलते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। अब एलिमेंट्स ऑफ ब्लड में हमने जैसे डिस्कस किया, प्लाज्मा लगभग 55% हो गया, रेड ब्लड सेल्स है वो लगभग 41% हो गई, और प्लेटलेट्स हो गई हमारी 0.01%। इसके अलावा WBC जो होती है वो हमारी होती है 4%, अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो। और WBC जो होती है वो होती है हमारी लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसोनफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये अलग अलग तरीके की हमारे में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं प्लाज्मा जो है ना, ये येलोइश कलर का आप देख सकते हैं, जो येलोइश कलर का जो है वो प्लाज्मा है, जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, ये हमारा प्लाज्मा हो गया। और प्लेटलेट्स जो है बीच में काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। और रेड ब्लड सेल्स हमारी ये हो गई, ओके। और WBC जो है ये हमारी WBC इसमें अलग अलग तरीके से पाई जाती है WBC। अब हमारे में अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, जो लिम्फोसाइट्स होती है ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण, यानी एंटीबॉडीज जनरेट कौन करती है, लिम्फोसाइट्स। इसमें भी 2 टाइप की होती है, T and B, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और बेसोफिल जो होती है, बेसोफिल हमारे ब्लड में क्या आ जाता है, हिपेरिन आ जाता है। तो हिपेरिन को ट्रांसफ़र, यानी हिपेरिन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या है, बेसोफिल का काफ़ी बड़ा रोल है। इसके अलावा है इयोसोनोफिल जो है वो क्या करता है, एलर्जी या हमें कोई बॉडी में एलर्जी हो गई या हमें कोई भी प्रतिरक्षा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करती है, ये हेल्पफुल होती है। मोनोसाइट क्या करती है, हमारे पर कोई भी पैथागोन ने कोई मान लो अटैक कर दिया तो उसको क्या करती है, किल करती है मोनोसाइट। जबकि न्यूट्रोफिल का क्या काम करता है, सेम, जो हमारा मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल लगभग सेम काम है, ये दोनों ही क्या करती है, जो भी पैथागोन्स होते हैं उनको किल करने का काम करती है। इस तरह से एलिमेंट्स ऑफ ब्लड हम लिख सकते हैं, साथ ही हम डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से फंक्शंस हैं। फर्स्ट है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में क्या करता है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है एक कंपाउंड टिश्यू है, तो ये हम जानते ही हैं। इसके अलावा क्या करता है, जो CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करके ये क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज द ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स जो भी है, उस जो बॉडी के जितने जितने पार्ट्स हैं, विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स है, वहाँ तक पहुँचाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। ओके, इनको भी क्या करता है, रिमूव करता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग सर्कुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड डिटेक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स बाय एंटीबॉडीज, कोएगुलेशंस, द रिस्पॉन्स टू ए ब्रोकन ब्लड वेसल्स, द कन्वर्जन ऑफ ब्लड फ्रॉम ए लिक्विड टू ए सेमी जेल सॉलिड जेल टू स्टॉप ब्लीडिंग। यानी ये एक तो क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग बनाता है, ओके, और साथ में क्या करता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। अगर हमारे बाहर से कोई पैथागोन आ गया, फॉरेन पैथागन्स आ गया, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, तुरंत जनरेट हो जाती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल जो है वो ब्रोक हो चुकी है तो उसके लिए क्या करता है, तुरंत उस नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करता है। और साथ ही क्या करता है, ये ब्लड का क्या करता है, कन्वर्जन भी करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम मैसेंजर फंक्शन। इसका मैसेंजर फंक्शन इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड द सिग्नलिंग ऑफ टिश्यू डैमेज। हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही हमारे अगर बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उसका सिग्नल भी ये पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाता है। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी pH। अब ये क्या करता है, बॉडी का pH लेवल जो है उसको भी मेंटेन रखता है। रेगुलेशन उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेशन यानी इसको नियंत्रण रखता है ये। रेगुलेशन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर जो है ना, उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन रखता है। हाइड्रोलिक फंक्शन भी इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हिपेरिन का जो है, हिपेरिन का नियंत्रण भी करता है। जो हिपेरिन जो होता है प्लस में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, जितनी भी हमारी जो बॉडी है और विभिन्न प्रकार की डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे वर्क हैं ब्लड के, आप और भी लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्लाज्मा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा जो है वो हमारे ब्लड में 54.3 लगभग 55% के लगभग पाया जाता है, और उसमें 92% तक क्या होता है, वाटर होता है। एंटीबॉडीज़ बनाने में काम आता है, और एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन जो हमारे शरीर में बन चुकी है, ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ पर क्या ये तक पहुँचाने का काम भी ये करता है। तो प्लाज्मा इट इज़ द क्लियर येलोइश लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट कैरीज सेल्स एंड प्रोटीन्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, सेल्स प्रोटीन को क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, ले जाता है। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द प्लाज्मा, दैट इज मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स। अब ये मिक्सचर किस किस का होता है, इसके अंदर वाटर भी होता है, शुगर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और सॉल्ट्स भी होता है। इन सभी का मिक्सचर जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। The main job of the plasma is to transport blood cells throughout our body along with the nutrients, waste products, antibodies, clotting proteins, chemical messengers such as the hormones and proteins that help maintain the body's fluid balance. यानी लेट से बॉडी का पूरा टेम्परेचर और बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, एंटीबॉडीज़ का, इन सभी का क्या करता है, मेंटेन करता है। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी। जैसा कि हाल में पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको ड्रॉप आउट कर लिया है। किससे, कोविड-19 ट्रीटमेंट में। IMCR जो है उसने अभी हाल ही में इसको क्या किया है, ड्रॉप आउट कर दिया है। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, क्यों बार बार प्लाज्मा थेरेपी का डिस्कशन हर जगह हो रहा है। अब प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी ये नई नहीं है कि ये कोविड-19 के समय काफ़ी जो है चर्चा में बनी हुई है। इससे पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का काफ़ी बार यूज हो चुका है, जैसे कि ट्रेडिशनल थेरेपी है ये। जैसे कि स्पेनिश जब फ्लू आता है 19 आई थिंक, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है, बट स्पेनिश फ्लू जब हुआ था तो पेंडेमिक आई थिंक 100 साल पहले हुई थी ये स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक, तब भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया था। उसके अलावा जब स्वाइन फ्लू हुआ था, ओके, तब भी यूज़ किया गया। उसके अलावा 2012 में मॉर्स हुआ, सर्स हुआ, सर्स यानी क्या हो गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में भी इसका यूज़ किया गया। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स 2012 में भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया। इबोला 2014 में जो इबोला का डिजीज़ आई थी उसमें भी क्या हुआ था, ये हमने प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया था। अब ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है ये जब किसी व्यक्ति जब कोई बीमार हो जाता है तो तभी इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। मान लो एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। अब ए व्यक्ति जो है कोई एक ए पर्सन है, तो उसको अगर मान लो कि कोई डिजीज़ हो गई है, ठीक है, अब वो उसका ठीक हो चुका है कम्प्लीटली, तो उसका चेकअप किया जाता है कि वो पर्टिकुलरली कंप्लीट रूप से ठीक हो गया है, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है। और फिर ठीक होने के बाद उसका प्लाज्मा लिया जाता है, प्लाज्मा यानी उसका ब्लड लिया जाता है, ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है, और फिर दूसरे व्यक्ति जो कि बीमार हुआ ही अभी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, डिजीज़ पैथोजेन्स प्रवेश कर रही हैं, उसमें प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ जो है इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो इसकी बॉडी में आर्टिफिशियल रूप से दी जाती है, और फिर इसमें भी एंटीबॉडीज़ तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये व्यक्ति जो है तेज़ी से एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेता है और उस पैथोजन से क्या करता है, अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लेता है, मतलब यानी उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। और एंटीबॉडीज़ ऐसा नहीं है कि 2 वीक में बन जाती है, ठीक है, वैसे नॉर्मली तो 2 वीक में बन जाती है किसी भी एंटीबॉडीज़, यानी किसी की 7 दिन में बन गई, किसी की 10 दिन में बन गई। लेकिन क्या होता है 2-3 महीनों में तो क्या होती है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है 2-3 महीने तक। तो जैसे मान लो कि अभी हम कोविड-19 की बारे में डिस्कस करें, तो मान लो किसी को कोरोना हो गया है तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो 7 दिन में बन सकती है, 10 दिन में बन सकती है, 15 दिन में बन सकती है, लेकिन 15 डेज़ में तो एवन बनी जाती है। ओके, अब वो बन गई तो उसमें क्या होता है 2-3 महीने तो उसकी स्ट्रॉन्ग रहती है काफ़ी, मतलब कोरोना का इफेक्ट क्या होगा, काफ़ी कम होएगा। और फिर धीरे धीरे 8-9 महीने जब बीत जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है उसका इफेक्ट, बट फिर भी एंटीबॉडीज़ बनी हुई रहती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में डिटेल से। अब प्लाज्मा थेरेपी से पहले हम बात करेंगे कॉन्वेलसेंट इज, ठीक है, कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये इसी का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, कॉन्वेलसेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर कोई इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट से जो रिकवर हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे, और वो भी किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा के थ्रू। कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, ठीक है, किसी इन्फेक्शन से कोई व्यक्ति ठीक हो गया है तो उसका प्लाज्मा हम लेते हैं। इट इज़ सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्शन। The therapy involves using their plasma to help others recover from this disease.
तो ये क्या करेगा, अगर एक व्यक्ति ठीक हो गया तो दूसरे व्यक्ति को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। ओके, when people get sick with a virus of bacteria, they recover from the illness because their body produces antibodies specially to fight that antigen। अब क्या होता है, जब भी हमारे ऊपर कोई अटैक होता है पैथागोन्स का, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई फंगस हो गया, वायरस हो गया, ओके, पैरासाइट हो गया, किसी भी तरह से पैथोजन ने हमारे पर क्या कर दिया, पैथोजन ने हमारे पर अटैक कर दिया। तो अटैक करने पर वाई आकार की क्या होती है, एंटीबॉडीज़ क्या बनती है, हमारी बॉडी में बन जाती है। तो एंटीबॉडी जैसे बनती है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्यों बनती है, क्योंकि एंटीजन जो उसी टाइप का एक एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो एंटीजन के बनते ही उसी टाइप की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है बनना। अब जितनी क्वांटिटी में क्या होती है हमारी एंटीजन बनती है, उसी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज़। और जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, वो क्या कर देती है, जो पैथोजन का जो खतरनाक हिस्सा होता है, ऐसा नहीं कि एंटीजन का सारा हिस्सा खतरनाक होता है, कुछ हिस्सा खतरनाक होता है, तो उसको क्या कर लेती है, कवरअप कर लेती है। कवरअप कब करने कहती है, एंटीबॉडीज़ क्या करती है, फिर उस पार्ट को ठीक करने की कोशिश करती है। अगर एंटीबॉडी जल्दी बन जाती है तो वो पार्ट जल्दी ठीक हो जाता है, और नहीं बन पाती है तो फिर वो शरीर उससे लड़ नहीं पाता है। हो सकता है कि उस इंसान की कई बार उस डिजीज से डेथ भी हो जाती है। ओके, वैक्सीन्स ऑल्सो स्पर द बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग दिस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़। अब वैक्सीन जो होती है वो भी क्या करती है कि अगर मान लो किसी में एंटीबॉडीज़ जो है वो खुद से नहीं बन रही है, नेचुरल तरीके से बॉडी में जनरेट नहीं हो रही है, तो एक आर्टिफिशियल वे है वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन तो वो क्या करता है, उसी सेम टाइप की डिजीज़ के जो एंटीजन डेवलप हुआ है, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो वैक्सीन क्या होता है, मान लो पहले ही मान लो कोई क्या होता है, एक नकली एंटीजन जो है ना, वो बॉडी में क्या किया जाता है, एंटर करवाया जाता है, और उसी टाइप की एंटीबॉडीज़ क्या कर देते हैं, हम डेवलप कर जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी कभी शरीर में उस पैथोजन का जब अटैक होएगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले से ही उस बीमारी के लिए क्या हो जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे, और हमारे ऊपर हमला जो होगा उस बीमारी का काफ़ी कम होएगा। तो इस तरह से क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती है। और मान लो एंटीबॉडी जैसे ही हमला, एंटीबॉडी पर जब भी कभी एंटीजन बॉडी पर जब कभी भी हमला करेगा तो शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ तुरंत बना लेगा और तुरंत उसको क्या करेगा, किल कर देगा। लेकिन अगर मान लो कि इससे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होती है, किसी की बॉडी में क्या होता है, इम्यून पावर कमज़ोर होता है, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, बन नहीं पाती है, या उनको देर हो जाती है बनने में। तो क्या होता है, कोई ना कोई ऑर्गन पे खतरा आ जाता है, यानी कोई ना कोई ऑर्गन क्या होता है, उस पर अटैक हो जाता है और वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है, या फिर इंसान की डेथ भी हो जाती है। इस तरह से एंटीबॉडीज़ जो ना वर्क करती है प्लाज्मा में। और ये एंटीबॉडीज़ किस में बनती है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो होती है उसमें मतलब इंजेक्ट रहती है पहले से ही, जब बन जाती है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। अब हम देखेंगे ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेशन, कि ब्लड जो है, अब ये ब्लड जो होता है, मान लो प्लाज्मा है, हमने किसी के पेशेंट का ब्लड ले लिया, तो उससे हम प्लाज्मा का सेपरेशन कैसे करेंगे, यानी ब्लड का जो है सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे करेंगे, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है हमारा, इसमें मान लो कि हमारा ये ब्लड सैंपल ले लिया हमने किसी पर्सन का, ठीक है, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, उसको लाइक हिलाया जाता है ऐसे, काफ़ी लाइक एक मिक्सी की तरह, ओके, मिक्सी या फिर झूला जो होता है उसकी तरह क्या है, इसको काफ़ी देर तक हिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो काफ़ी भारी तत्व जो होते हैं ना वो नीचे आ जाता है, यानी जो हमारा आरबीसी होती है काफ़ी वेट में काफ़ी भारी होती है तो वो नीचे आ जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी वाइट सेल्स होती है वो यहाँ आ जाती है, और जो हमारा प्लाज्मा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होने के कारण सबसे ऊपर आ जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर रेड सेल्स, ओके, वाइट सेल्स यहाँ पर आ गई और प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स यहाँ पर आ गए हैं। और फिर जब ये पार्ट जैसे ही ये बन जाता है हमारे ब्लड से, जब ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब जब जैसे कि क्या, तो इनको एक सेपरेटर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी ब्लड से प्लाज्मा को निकालने को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा जो है ये क्या होता है, हमें पेशेंट्स को देना होता है जिन पर क्या हुआ है, पैथोजन का अटैक हुआ है। अब एंटीबॉडीज़ को हम वापस से देख लेते हैं डिटेल से कि एंटीबॉडीज़ होती क्या है। एन एंटीबॉडी इज़ ए लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन दैट इज़, देख सकते हैं वाई शेप्ड है ये बिल्कुल, दैट इज़ यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजन्स, बैक्टीरिया एंड वायरस। अब पैथोजन्स क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए, पैरासाइट, ये सारे क्या है, पैथोजन्स आ गए। तो ये तो पैथोजन जब भी कभी ही हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ इज ऑल्सो नॉन एज एन इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनोग्लोबिन आईजी, अब एंटीबॉडीज़ जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन आईजी। अब ये आईजी जो होती है, इम्यूनोग्लोबिन भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे IgA, IgB,
IgE, IgG एंड IgM बहुत सारी होती है। जैसे IgA जो होती है, लाइक ये क्या होती है, जो लैक्टेटिंग मदर जो होती है उसका जो फर्स्ट टाइम जब दूध आता है उसमें पाई जाती है IgA, तो काफ़ी ज़्यादा ये वो इम्यून पावर बढ़ाती है। ओके, जो IgD होती है वो हमारा जो B सेल्स होती है उसमें पाई जाती है। इस तरह से बहुत सारी जो होती है IgA है, जो जिसका हम नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। अब एंटीबॉडीज़, जैसा कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि एंटीबॉडीज़ जो होती है वो क्या होती है कि जब भी कभी हम हमारे शरीर में बाहर से कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो शरीर में क्या होता है, एक तरह की जितना एंटीजन डेवलप होता है उतनी ही तरह की क्या होती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। यानी उतनी ही क्वांटिटी में डेवलप हो गई, तो उतनी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। उसके बाद क्या होगा कि एंटीजन जो होगा, अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि मान लो ये हमारी एंटीबॉडी है। अब जैसे एंटीजन कोई भी बाहर से पैथोजन एंटर करेगा तो एंटीजन जो है वो हमारी एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा। अगर एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन जाती है और टाइम से पहले बन जाती है तो क्या होता है, रिएक्ट करता है और एंटीजन जो हमारा पैथोजन है उसको किल कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मान लो फर्स्ट टाइम कोई डिजीज़ है, ठीक है, उसने हमारे बॉडी पर अटैक करा है, तो एंटीबॉडी को क्या होता है समझने में क्या है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है तो हो सकता है कि एंटीबॉडी बनने में थोड़ा टाइम लग जाए और उस जो हमारा पैथोजन है उसको वो किल नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, कई बार वैक्सीनेशन किया जाता है या बाहर से जो हम क्या करते हैं एंटीबॉडी दी जाती है, तो वो क्या करता है उस टाइम पे फिर एंटीजन का समाधान किया जाता है, उस तरीके से फिर किया जाता है। अब साथ ही में हम देखेंगे कि एंटीबॉडीज, जैसे कि पता ही है कि ये 2 वीक्स में बन जाती है। एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय बी सेल्स ऑफ द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब एंटीबॉडीज जो है वो क्या है, बी सेल्स जो होता है, ठीक है, बी सेल जो कि इम्यून पावर बढ़ाता है उसके थ्रू क्या होती है, बनती है। द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइजेज ए यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ ए पैथोजन, एंटीजन अटैचेस टू इट एंड एक्टिवेट्स अदर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम टू अटैक द फॉरेन एंटीजन। अब मान लो कोई भी फॉरेन एंटीजन है, ठीक है, उसने हमारी बॉडी पे अटैक कर दिया है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक कर दिया गया है, तो वैसे ही क्या होती है, एंटीबॉडी क्या करती है, रिकॉग्नाइज कर देती है कि पैथोजन का यूनिक मॉलिक्यूल है, कि इसका यूनिक मॉलिक्यूल है, तो और साथ में क्या होती है, उससे अटैच हो जाती है, ओके, एंटीजन से अटैच हो जाती है और फिर क्या करती है, इम्यून सिस्टम जो फॉरेन एंटीजन है उस पर अटैक करती है और उसको किल कर देती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आता है तो तब ऐसा नहीं हो पाता है। अब हम देख लेते हैं एक बार लिम्फोसाइट्स को और डिटेल से देख लेते हैं कि लिम्फोसाइट्स क्या है। वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड एक्टिव इन लिम्फोटिक टिश्यू, ठीक है, जैसे कि पता है कि जो हमारी वाइट ब्लड सेल है WBC जो है वो लिम्फोसाइट्स, उसमें लिम्फोसाइट्स एक टाइप है। तो लिम्फोसाइट्स जो होती है ये सब किसमें, बोन मैरो में बनती है, तो बोन मैरो में जब होती है, और एक्टिव लिम्फोटिक टिश्यू भी इनको बोला जाता है। अब इसके लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स है, बी सेल एंड टी सेल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है, बी सेल एंड टी सेल। तो ये जो बी सेल और जो टी सेल होती है, बी सेल को देखते हैं पहले, ये जो मैच्योर किस में होती है, ये बोन मैरो में मैच्योर होती है, जबकि ये टी सेल जो होती है थाइमस ग्लैंड में क्या होती है, मैच्योर होती है। अब मूव टू लिम्फ नोड्स में जाती है ये, ठीक है, बोन मैरो में बनने के बाद लिम्फ नोड्स में जाएगी, फिर उसके बाद में जाएगी कि एंटीजेंस, ये क्या करेगी, फिर एंटीजेंस को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करती है। बी सेल्स क्या करती है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और मोस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज करती है और सम रिमेन्स एज मेमोरी सेल्स। अब क्या होती है, अब ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज एंटीजन को करती है, तो जैसे ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है उसी टाइप से क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी एंटीबॉडीज़ उसी क्वांटिटी में बनना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ क्या होती है, मेमोरी सेल्स में बन जाती है, यानी मेमोरी सेल्स यानी कि पहले से क्या है, अगर मान लो किसी एंटीजन ने पहले भी अटैक करा हुआ है तो वो मेमोरी सेल में इकट्ठी होकर वो देखती है कि पहले भी अटैक हुआ है, तो उसका क्या होता है, असर कम होता है और जल्दी से रिकॉग्नाइज हो जाती है। और टी सेल भी क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स, 4 टाइप्स की होती है। इसमें जो हेल्पर सेल होती है वो क्या करती है, बी सेल जो है उसको स्टिमुलेट करती है, यानी वो बी सेल्स को ये कहती है कि ठीक है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया है या एंटीबॉडीज़ बन गई है। और ये क्या करती है, स्टिमुलेट किलर सेल, दोनों काम करती है, ये बी सेल को स्टिमुलेट भी करती है और किलर जो टी सेल है उसको भी स्टिमुलेट करती है, जो किलर सेल है उसको भी स्टिमुलेट करती है। और किलर सेल का क्या काम है, कॉज अबनॉर्मल सेल टू ब्रस्ट। जो सप्रेसर टी सेल्स है उसका क्या काम है, टर्न ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, जो इम्यून रिस्पॉन्सेज उनको टर्न ऑफ कर दी है। मेमोरी टी सेल्स स्टिमुलेट बी सेल्स एंड स्टिमुलेट टी सेल्स, यानी इसमें 2 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एक तो हेल्पर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल।
क्योंकि हेल्पर टी सेल क्या करती है, बी सेल को ही क्या करती है, ये नोटिफाई करती है कि आप में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। ओके, साथ में किलर सेल को भी एस्टिमेट करती है। और सेम ही काम किसका है, मेमोरी टी सेल का। मेमोरी टी सेल का ये काम है कि एंटीजन जो है उनको रिकॉग्नाइज करती है और साथ में ही मेमोरी में स्टोर करती है कि कौन सा जो एंटीजन है जो पहले बॉडी में अटैक कर चुका है और उसके क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट करती है। लेकिन क्या होता है, कई बार नया वायरस अटैक करता है, ठीक है, जैसे कि कोविड-19 के केस में हुआ है कि जब पहली बार जब कोविड-19 ने अटैक करा तो एंटीबॉडीज़ बनने में क्या है, कई व्यक्तियों को टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार बॉडी पर अटैक हो रहा है और पहली बार क्या है, मेमोरी टी सेल्स जो है यहाँ पर एक्टिव नहीं है, पहली बार जो है वहाँ पर बी सेल्स जो है एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बी सेल और टी सेल में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एग्जाम में पूछा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। अब जो बी सेल्स जो होती है वो क्या होती है, आई अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल, यानी ये क्या करती है, बाहर से आने वाली जो इन्वेडर्स होते हैं उन पर क्या करती है, अटैक करती है। और ये जो टी सेल जो होती है, जब आई अटैक इन्फेक्टेड सेल, कोई सेल जो इन्फेक्ट हो चुकी है, ठीक है, उस पर अटैक करती है टी सेल। अब इसमें भी जो बी सेल जो है वो तो पता ही है कि हमारा जो इम्यून पावर जो है उसको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और जो टी सेल जो होती है इसमें भी अलग अलग जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, काफ़ी एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद क्या करती है, ये सेल मेडिटेड इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बी सेल और टी सेल। बी सेल जो है इनको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। इसका ओरिजिन जो है बी सेल का बोन मैरो में होता है, जबकि टी सेल का थाइमस में होता है। इसकी पोजीशन क्या होती है, आउटसाइड लिम्फ नोड में होती है। ओके, और इसकी होती है इंटीरियर लिम्फ नोड में, यानी लिम्फ के जो है वो आउटसाइड होती है जबकि ये इंटीरियर में होती है। अब मेम्ब्रेन जो होती है इसका क्या होता है, बीसीआर, ठीक है, बीसीआर ऑफ एंटीजन, जबकि ये टीसीआर ऑफ एंटीजन होती है। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर जो है मेम्ब्रेन रिसेप्टर, इसका बीसीआर, इसका टीसीआर। कनेक्शंस क्या होते हैं, बी सेल्स कैन कनेक्ट टू एंटीजन्स राइट ऑन द सरफेस ऑफ द इन्वेडिंग वायरस और बैक्टीरिया। ओके, टी सेल कैन ओनली कनेक्ट टू वायरस एंटीजन्स ऑन आउटसाइड ऑफ द इन्फेक्टेड एरियाज। यानी बी सेल जो होती है वो एंटीजन से क्या होती है, उसके बाद मतलब तुरंत ही क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है उसकी सरफेस से उसको वायरस को मारने के लिए। जबकि टी सेल क्या होता है, टी सेल क्या होता है, इन्फेक्टेड जो एरिया होता है उसी में क्या करती है, अटैक करती है। साथ ही टी सेल जो है वो बी सेल को क्या करती है, नोटिफाई भी करती है कि एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट बन गया है। अब इसको हम वापस से देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। अब सबसे पहले मान लो कि बॉडी में कोई एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन ही कोई पैथोजन ने क्या किया, अटैक किया। तो पैथोजन ने अटैक किया तो एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर करता है, और जैसे ही एंटीजन एंटर करता है तो एंटीजन एक्टिवेटेड हो चुका है और बी सेल से क्या हो चुका है, वो अटैच हो चुका है। बी सेल से क्या हो गया है, वो अटैच हो चुका है। अब बी सेल जो है वो ये देखती है कि ये क्लोन ऑफ मेमोरी बी सेल, यानी कि पहले से ये अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पहले से अटैक हुआ है तो ये जो एंटीजन है ये बॉडी में कब पहले किस तरह के सिम्टम्स जो है पहले बने थे, तो उसको देखता है ये। ओके, देखता है तो अगर फर्स्ट टाइम अटैक है तो उस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और जब पहले भी हो चुका है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, काफ़ी स्पीड से होगा, क्योंकि पहले से ये हो चुका है और मैसेज का स्पीड जो होगी वो काफ़ी फास्ट होगी। ओके, फिर इसमें क्या बन जाएगा, क्लोन ऑफ मेमोरी बी सेल्स बन गई है, मतलब इसी तरह की क्लोन्स बन गए हैं बहुत सारे। फिर उसके बाद में क्या होता है, क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स, और जैसे ही मतलब ये बन जाएंगे तो हमारी एंटीबॉडीज़ क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, प्लाज्मा में जाएगी। तो ये प्लाज्मा क्या करेगा, प्लाज्मा इस तरह से ये प्लाज्मा हमारा बन जाएगा और एंटीबॉडीज़ जो है हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारी ये बन जाएगी। और फिर ये क्या करेगी, उस बैक्टीरिया को या उस पैथोजन को क्या करेगी, किल करेगी। ओके, अब ये हमारी है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल क्या करती है, ये हमारी टी हेल्पर सेल है और ये हमारी बी सेल है, तो इसको स्टिमुलेट करती है कि आप में एंटीबॉडीज़ का जो है निर्माण हो चुका है, ठीक है, आपकी बॉडी पूरी तरह से क्या है, अभी तैयार है। तो बी सेल को क्या स्टिमुलेट करती है, टी हेल्पर सेल। ओके, और फिर प्लाज्मा सेल्स में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, और प्लाज्मा सेल से हम क्या कर सकते हैं, सेग्रेगेट एंटीबॉडीज़ निकाल सकते हैं, और किसी व्यक्ति में भी हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं प्लाज्मा को। और ये प्लाज्मा जो हम किसी अन्य की बॉडी में एंटर करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि प्लाज्मा जो है वो क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति का हेल्दी होना चाहिए, उसमें किसी तरह की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी टेस्ट किया जाता है। उसी से हम देखते हैं कि किस तरह से जो है प्लाज्मा जो है वो बना है, और प्लाज्मा थेरेपी से काफ़ी यूज़फुल चीज़ें की जा सकती है। अब प्लाज्मा थेरेपी जो है वो इंडिया में हाल ही में क्यों ड्रॉप आउट की गई है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है।
प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ICMR जो इंडिया का जो है, उन्होंने क्या किया था, इंडिया का जो डिपार्टमेंट है ICMR, उसने क्या किया, बहुत सारे ट्रायल्स किए, लगभग 500 लोगों के ऊपर उन्होंने ट्रायल किए और स्टडी करी पेशेंट्स पर, कि साथ ही अन्य देशों ने भी स्टडी करी है। तो उनमें स्टडी करी गई कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है, यानी इसका कोई भी असर नहीं हो पा रहा है। जो पेशेंट्स हैं वो डेथ भी हो रही है उनकी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई असर नहीं हो रहा है, टोटली नेगलेक्ट कर दिया इसको। साथ में क्या है, इनअप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है, मतलब डॉक्टर्स हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनका काफ़ी अप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सीवियर केसेस में यूज़ करना चाहिए, बट प्लाज्मा का तो काफ़ी ज़्यादा मारामारी चल रही है। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने मैसेज डाला हुआ था, नीड प्लाज्मा, ये लाइक माई कॉन्टेक्ट्स, ओके। तो साथ में इससे क्या होता है, पेशेंट का हरासमेंट होता है। पेशेंट्स को पता नहीं है कि ये प्लाज्मा है क्या, बट उनको बस प्लाज्मा चाहिए, किसी से भी अरेंज कराना है, ठीक है, चाहे जान बचे ना बचे, ओके। पेशेंट के ऊपर चाहे वो असर करे ना करे, बस प्लाज्मा चाहिए। तो फैमिली प्रेशर भी काफ़ी आ रहा था, और पेशेंट जो है वो उनका रिकवर्ड रेशियो बिल्कुल कम था, ठीक है। रिस्क और वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो प्लाज्मा से काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के देशों ने स्टडी की और भारत ने भी स्टडी करी, तो सबने यही निष्कर्ष निकाला कि जो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कोविड-19 के इलाज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। आई होप आपको ब्लड और ब्लड के फंक्शन, साथ ही प्लाज्मा थेरेपी जो है अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आवर चैनल। बाय।